हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हाँ, मुझे पता है आप सभी ने दिवाली को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने भी दिवाली को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। बाय द वे, मैं आपसे सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस महीने की अक्टूबर महीने की जो करंट अफेयर है वो मैं आपको टाइम से नहीं दे सका। इसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाते हैं, तो कभी ना कभी हो ही जाता है, कभी आगे कभी पीछे। खैर, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि अगले महीने की जो करंट अफेयर है वो आपको महीने के लास्ट में बिल्कुल एक्यूरेट मिल सके। और वैसे वीकली या फिर 10 दिन के बाद आपको जो करंट अफेयर हैं वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए, अगर आप हमारी इस अक्टूबर महीने की पीडीएफ को ख़रीदना चाहते हैं तो एक महीने की पीडीएफ आप 20 रुपये पे करके ख़रीद सकते हैं। बाकी 6 महीने की 60 रुपये में है और लास्ट एक साल की 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। अब पीडीएफ बाय करने का देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि यहाँ पर मैं जो वीडियो में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये टॉप 70 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो यहाँ से ही आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं से भी हमारे जो मार्क्स हैं वो मिस ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से पीडीएफ बनाई हुई है, जिसके अंदर आपको 70 की बजाय कम से कम 100 के आसपास हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। और उनके अंदर जो डिटेल है वो भी आपको इन 70 क्वेश्चनों से जो डिटेल है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, थोड़ी डिटेल से मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कीजिए, और जितने महीने की पीडीएफ आपको बाय करनी है उतने रुपये पैड करके आप उसे भी बाय कर सकते हैं। वो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि काफ़ी गहराई से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल से उनके अंदर जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो बताई हुई है। क्या, चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम टॉप 70 क्वेश्चंस देखने वाले हैं अक्टूबर महीने के। पहला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा किस वर्ष के लिए हिंदी व हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कृति पुरस्कारों, हिंदी कहानी पुरस्कारों और पांडुलिपि अनुदानों की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 2020 के लिए। हरियाणा भाषा में झज्जर के डॉक्टर जय भगवान शर्मा के काव्य संग्रह यादों का झरोखा तथा सोनीपत के रामवीर सिंह की लोक कला सिरमौर निहालचंद शिवचरण को श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन पुरस्कार विजेताओं को 31 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार वर्ष 2020 की हिंदी कहानी प्रतियोगिता में सिरसा के सुरेश बरनवाल की कहानी गीले पन्ने को प्रथम स्थान मिला है। फरीदाबाद की भावना सक्सेना की कहानी नौबत को द्वितीय और भिवानी की विनीता मलिक को नवीन की कहानी एडजस्ट करूंगी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस साहित्यकार को राही रैंकिंग 2021 में 24वां स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है रतन कुमार संभारिया को। राही रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में भाड़ावास निवासी हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित रतन कुमार संभारिया 24वें स्थान पर हैं। इनकी कहानी, लघु कथा, एकांकी व नाटक आदि उनकी बहुआयामी सृजन धर्मिता पर 3 दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी एमफिल व पीएचडी कर शोध भी कर चुके हैं। गांव भाड़ावास में निवासी सी रघुराम व गुजरी देवी के घर जन्मे रतन कुमार 8वीं कक्षा 10वीं तक पढ़ाई गांव के स्कूल से की और शेष अहिर स्कूल व अहिर कॉलेज रेवाड़ी से इन्होंने प्राप्त की। तो यहाँ पर 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में हम बात करें तो पहले स्थान पर चित्रा मुदगल है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पहले स्थान पर चित्रा मुदगल। दूसरे की बात करें तो काशीनाथ सिंह, तीसरे पर सूर्यबाला, चौथे पर मैत्री पुष्पा तथा 5वें स्थान पर नसीरा शर्मा रही हैं। इसके बाद है, मोबाइल फूड लेबोरेटरी वैन हरियाणा के किस जिले में चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद जिले में अक्टूबर माह के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर फूड के सैंपलिंग की जांच की जाएगी, जिनके लिए रूट प्लान निर्धारित किया गया है। मोबाइल फूड लेबोरेटरी वैन पर जिला का कोई भी नागरिक 20 रुपये देकर खाद्य और पेय पदार्थों की जांच करवा सकता है। लेबोरेटरी में जांच की रिपोर्ट तुरंत उन्हें दे दी जाएगी। इसके बाद है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की स्टार खिलाड़ी मनु भाकर ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है गोल्ड मेडल पदक। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर भारत की स्टार खिलाड़ी मनु भाकर ने शूटिंग्स में गोल्ड मेडल जीता है।
पेरू में चल रही इस चैंपियनशिप को मनु भाकर ने अपने नाम किया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर 241.3 अंकों के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग्स के अंदर सिल्वर मेडल भी भारत की ही झोली के अंदर आया है। दरअसल भारत की ईशा सिंह ने 240 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद वह सिल्वर मेडल जीतने में भी कामयाब रही हैं। पेरू की राजधानी लीमा में चल रहे इस शूटिंग्स जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का ये पहला गोल्ड है। इस जीत के साथ मनु भाकर ने शानदार वापसी की है। इसके बाद है IMT सोना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है 331.4 करोड़ रुपए की मंजूरी। हरियाणा के विकास के बढ़ते पथ पर एक और बड़ी उपलब्धि और जुड़ गई है, जब हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसे शॉर्ट में HSIIDC कहा जाता है, इसको भारत सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुन लिया है। यही नहीं, IMT सोना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 331.4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मंजूरी कर दी है। इस परियोजना पर कुल 662.8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद है, किस राज्य ने MSMEs की मदद के लिए वॉलमार्ट वर्दी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं? तो ये किए हैं हरियाणा ने। इस पर MSME निदेशालय के महानिदेशक विकास गुप्ता, वॉलमार्ट वृद्धि की ओर से नितिन दत्त और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में CEO, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है, अनिकेत डोएगर हकदर्शक के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। इसके बाद है, कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक्स हाईवे बन गया है? तो ये बना है दिल्ली से चंडीगढ़ वाला हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इलेक्ट्रिक्स वाहन वाला देश का पहला, हरियाणा का नहीं, देश का पहला इलेक्ट्रिक्स हाईवे बन गया है। इसी हाईवे के करनाल लेक रिजॉर्ट्स में वीरवार से देश का पहला सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर देश का पहला सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि करनाल के लेक रिजॉर्ट के अंदर शुरू किया गया है। यह देश में चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों को चार्ज करने के अंदर सक्षम है। इसके साथ ही करीब 250 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। यहाँ अब हर 25 से 30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन है। दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर 10 और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ 9 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके बाद है, ई-श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है असंगठित क्षेत्र से। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने किसी मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री गजेंद्र फोगाट को। इसके बाद है, जर्मनी में यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड प्राप्त करने वाली संजौली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं करनाल से। करनाल की बेटी संजौली बनर्जी को जर्मन की एक संस्था ने YF यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। संजौली को क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और जेंडर इक्वालिटीज़ के क्षेत्र में काम के लिए ग्रांड ग्लोबल जूरी ने चुना है। YEG ग्लोबल का अवार्ड सचिवालय जर्मनी के अंदर स्थित है। समूचे संसार में से केवल 17 यंग चेंज मेकर्स का चुनाव इस अवार्ड के लिए किया गया है। इसके लिए 47 देशों से 500 युवाओं ने आवेदन किया था। इससे पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित लेडी डायना अवार्ड से संजौली को भी सम्मानित किया गया था। संजौली करनाल की ही नहीं बल्कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी बेटी है जिसे इंटरनेशनल स्तर पर सम्मान मिला है। इसके बाद है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य सबसे तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में अग्रणी है? तो ये है हरियाणा राज्य। इसके बाद है, किस पहलवान ने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला WW फाइनलिस्ट बनने का खिताब प्राप्त किया है? तो ये किया है अंशु मलिक ने। भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच सेमीफाइनल के अंदर जूनियर यूरोपियन चैंपियनशिप सोलोमिया वाइन्स को हरा दिया। यार नाम भी कितने अजीब है, सिंपल सा नाम नहीं रख सकते क्या? ये अजीब है यार। इस प्रतियोगिता में दूसरी महिला पहलवान सरिता मोर सेमीफाइनल के अंदर हार गई हैं। अंशु मलिक इस प्रतियोगिता में फाइनल तक जाने वाली एकमात्र महिला पहलवान हैं। इसके पहले गीता फोगाट 2012 में, बबीता फोगाट भी 2012 में और पूजा धांडा 2018 में और विनेश फोगाट 2019 में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है।
इसके बाद है किस पुलिस के जवान ने माउंट मेंटक्स कोंगरी लेह लद्दाख के अंदर 6163 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराया है? तो ये झंडा फहराया गया है चंडीगढ़ के अंदर। सचिन बताते हैं कि वह कई सालों से ड्यूटी के साथ साथ पर्वतारोही की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना है कि विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर भारतीय ध्वज और चंडीगढ़ पुलिस का ध्वज फहरना चाहिए। पर्वतारोहण में सचिन पूरे चंडीगढ़ क्षेत्र और पुलिस का नाम रोशन करना चाहते हैं। पर्वतारोहियों के लिए यह साल का सबसे आखिरी समय होता है। सर्दियों में सभी चोटियों पर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसके बाद है 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग्स एंड फिजिकली स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में चंडीगढ़ पुलिस के किस इंस्पेक्टर ने 53 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? तो ये हासिल किया है बलदेव कुमार ने। 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग्स एंड फिजिकली स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 के अंदर चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने यह मेडल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर जीता है। चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक स्विंग में तैनात इंस्पेक्टर बलदेव कुमार इससे पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर 2 मेडल जीत चुके हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किस जिले के नागरिक अस्पताल में पीएम केयर फंड से स्थापित किए गए 1000 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है रेवाड़ी के अंदर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। इसी दिशा में नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में पीएम केयर फंड से स्थापित किए गए 1000 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। इसके बजाय हरियाणा सरकार के द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर किस उत्सव को आयोजित किया गया? तो ये किया गया हरियाणा सांझी उत्सव को। हरियाणा सरकार के द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर हरियाणा सांझी उत्सव आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 50 से अधिक टीम थी उन्होंने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार के रूप में 51,000, 31,000, 21,000 और 11,000 रुपये की राशि दी गई। इस सांझी उत्सव में हरियाणा लोक नृत्य, रीति रिवाज, लोक परंपराएं तथा संपूर्ण हरियाणा की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा सकता है कि हरियाणा सांझी उत्सव के अंदर क्या मुख्य चीज़ें देखने को मिली थी? तो लोक नृत्य, रीति रिवाज, लोक परंपराएं और जो संस्कृति है हरियाणा की उससे संबंधित चीज़ें जो देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन जो डिटेल्स हैं इन सब को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करना। वैसे मैंने सभी छोटी मोटी डिटेल जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो दे रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी PDF बाय कीजिए। उसमें आपको 70 की बजाय 100 की समथिंग क्वेश्चंस मिलेंगे और डिटेल भी आपको इनसे ज़्यादा मिलेगी जो कि करंट अफेयर्स में आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं पूरी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस बनाने बैठ गया या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 3 घंटे के आसपास चली जाती है और इतनी कोई वीडियो देखता नहीं है तो फिर उसका बनाने का इतना कोई फ़ायदा होता नहीं है। खैर चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है अंशु मलिक। इसके बाद है श्री माता मनसा देवी मंदिर व पंचकुला के अंदर पटियाला मंदिर को जोड़ने वाले कॉरिडोर्स व शक्ति स्तंभ कालका व वाटिका पार्किंग और श्री काली माता मंदिर के शक्ति स्तंभ पिंजौर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो ये किया गया है श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। उद्घाटन करते समय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। इसके बाद है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है राजिया ढिल्लो के द्वारा। पेरू की राजधानी लीमा में खेली गई चैंपियनशिप में महिला शूटिंग टीम ने इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अरीबा खान, राजिया ढिल्लो और गनीमत सिखों की टीम ने फाइनल्स में इटली की टीम को 6-0 से मात दी है। अरीबा खान, राजिया ढिल्लो और गनीमत शेखों की तिकड़ी ने फाइनल 10 मुकाबले में 6 का स्कोर किया है और शीर्ष पर रही है। इस भारतीय टीम ने इटली को 6-0 से हराया है, जबकि पुरुष टीम कांस्य पदक जीतने में सफल रही है।
इसके बाद है हाल ही में नीरज चोपड़ा का भाला कितने करोड़ रुपए में बिका है। अब देखिए सक्सेस के पीछे दुनिया भागती है और आप सक्सेस होंगे तो आपकी चीज़ें भी करोड़ों में बिकती हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो देखिए 1.5 करोड़ रुपए में 1.5 करोड़ रुपए में बिका है। तो हमेशा सक्सेस के पीछे आपको भागना चाहिए और अपनी लाइफ में सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से सक्सेस हों। अगर आप सक्सेस होंगे तो हर चीज़ आपको मिलेगी। भारत को जेवलिन में ओलंपिक्स के साथ ही पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल मिला है। पैरालंपिक्स के गोल्ड बॉय सुमित अंतिल ने देश के लिए ये कारनामा करके दिखाया था। वहीं इस नीलामी में उनका भाला 1.5 करोड़ रुपए में बिका है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में कोयले की किल्लत से कितने बिजली प्लांट बंद हो चुके हैं। तो ये हुए हैं 9 बिजली प्लांट बंद हो चुके हैं। प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों के पास 5 से 7 दिन का ही कोयला मौजूद था। यह कोयला रूटीन के बजाय आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है और इसे कारपेट कोयला भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है कि कारपेट कोयला किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ आप समझिए कि जो कोयला आपातकाल स्थिति के अंदर यूज होता है उसे कारपेट कोयला कहा जाता है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम प्रदेश की कुल जरूरत का मात्र 19.76% बिजली ही उत्पादन करता है। हरियाणा में बंद प्लांट की संख्या फिलहाल 9 हो गई है, जबकि कोयला आधारित चल रहे जो प्लांट हैं वो 3 हैं। पानीपत में 6 प्लांट पूरी तरह से बंद है, जबकि 3 प्लांट चालू हालात में है। इनमें चालू हालात के प्लांट में भी 7 और 8 नंबर प्लांट 250 मेगावाट क्षमता के 2 प्लांट भी अभी बंद हैं। यमुनानगर के 300 मेगावाट क्षमता के दोनों प्लांट चालू हालात में हैं, मगर फिलहाल बंद है, यानी कि वो चल तो सकते हैं लेकिन फिलहाल उन्हें बंद किया हुआ है। इसी तरह खेदड़ के अंदर 600 मेगावाट क्षमता के 2 प्लांट हैं, लेकिन एक प्लांट वहाँ पर चालू है और एक बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इन प्लांट्स को बंद करने की ज़रूरत पड़ी वो क्यों पड़ी, उसके पीछे भी कई कारण हैं। देखिए अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिस वजह से जो बंद पड़े प्लांट हैं उन्हें दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत पैदा हो गई है। और उसके बाद कोयला खदानों पर ज़्यादा बारिश होने से कोयले का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि बारिश होने से कोयला भीग जाता है और वहाँ पर जल्दी से उसे जलाया नहीं जाता है। इसके अलावा विदेशों से आने वाले कोयले की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। और मानसून की शुरुआत से पहले कोयले का पर्याप्त जो स्टॉक है वो नहीं हो पाया था। तो मानसून में होता क्या है कि जो कोयले की खदान होती हैं उनके अंदर पानी भर जाता है और जब तक वो पानी सूखता नहीं है तो उन खदानों के अंदर जाकर कोयला नहीं निकाला जा सकता है। तो इस वजह से मानसून से पहले स्टॉक करना पड़ता है और तब जाके वो स्टॉक काफ़ी दिन तक चलता है। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से ये जो स्टॉक है ये हमें देखने को मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस भाषा को पढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है। तो हरियाणा के अंदर जो योजना बनाई जा रही है वो उर्दू भाषा को पढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुलता में प्रयोग की जा रही है उसी भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी। इससे उस क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ भी मिल सकेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 5 कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी गांव में विकास संबंधी समस्या के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया जाएगा। इसी पोर्टल पर अपने गांव की गली, नाली व अन्य समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार अब इसी तर्ज पर नगर दर्शन पोर्टल भी तैयार करेगी जो शहरी क्षेत्र के विकास संबंधी समस्याओं हैं उनके लिए होगा। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है शिवधाम विकास योजना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए सरकार ने शिवधाम विकास योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत इन स्थानों की 4 दीवारी होगी, शेड लगेंगे, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, साथ साथ में आवागमन के लिए रास्तों को पक्का करने का कार्य भी किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। तो ये हुआ है रेवाड़ी के अंदर।
हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ किसानों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया। किसानों को ज़मीन का जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। मनोहर लाल ने परियोजनाओं के लिए अलग से बजट की भी स्वीकृति कर दी है। उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को किसानों की ज़मीन का भुगतान जल्द शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके बाद है, हाल ही में मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया है यशोदा के द्वारा। रेवाड़ी की यशोदा मिस हरियाणा बनी है। देश की टॉप 30 मॉडल में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। यह मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता लखनऊ के अंदर आयोजित की गई थी। यशोदा जयपुर कॉलेज में BJMC द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है और यशोदा आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मिस हरियाणा का खिताब जीत चुकी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2021 को इस बार किस थीम पर बनाया जाएगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस थीम पर ये बनाया गया। तो ये बनाया गया है विश्व गुरु भारत की थीम पर। 2 साल बाद कुरुक्षेत्र की पहचान इंटरनेशनल गीता महोत्सव की भव्यता इस साल दिसंबर के अंदर लौटने जा रही है। कोविड के चलते कुरुक्षेत्र की पहचान बन चुका गीता महोत्सव पिछले साल नहीं हो पाया था। ब्रह्मसरोवर पर 18 दिन जो है वो उत्सव बनाया जाएगा। 18 दिन तक इस उत्सव को बनाया जाएगा। 2 से 19 दिसंबर तक पहले की तरह विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताएं होंगी, श्लोक उच्चारण होंगे। 48 कोर्स के तीर्थों पर जयंती भी बनाई जाएगी। 48 कोर्स के तीर्थों को लेकर एक प्रदर्शनी जो है वो भी यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके बाद हरियाणा में कब से निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण शुरू हो गया है? तो ये आरक्षण शुरू हुआ है 15 अक्टूबर से। हरियाणा में दशहरे से, यानी कि 15 अक्टूबर का दशहरा था, तो 15 अक्टूबर से निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया। हालांकि इसकी बात जो है वो काफ़ी दिन पहले से चल रही थी और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लेकिन इसे जो लागू किया गया है वो 15 अक्टूबर से इसे लागू किया गया है। अब प्रदेश के युवाओं को 50,000 रुपये तक की नौकरी में भी इसका लाभ मिल सकेगा। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे संशोधन किए जाएंगे, जिसके बाद इस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है। खैर चलिए, हमें ज़्यादा उस बात की तरफ नहीं जाना है, वो आर्टिकल आप इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कब गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र के अंदर स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन टीचर एजुकेशन आरंभ करने की स्वीकृति दी है? तो ये दी गई है 13 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र के अंदर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन टीचर एजुकेशन को आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्व के 2 प्रदेश स्तरीय संस्थान शुरू किए जाएंगे। इसके बाद हरियाणा सरकार राज्य के 140 ब्लॉक में 140 प्रोडक्ट को देश विदेश में निर्यात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए किस नाम से पहल शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई है पद्मा के नाम से। प्रदेश सरकार राज्य के 140 ब्लॉक के अंदर 140 प्रोडक्ट को देश विदेश में निर्यात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए पद्मा नामक पहल शुरू की गई है। इसके तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों के द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक क्लस्टर भी बनाया जाए, जहां पर MSME की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लाट उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके बाद हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई बीमारी व इसके कारक जीवाणु क्लेब्सिएला एरोजेंस की खोज की है? तो ये की गई है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई बीमारी व इसके कारण जीवाणु क्लेबसिएला एरोजेंस की खोज की है। अब तक विश्व स्तर पर इस तरह की बाजरे की किसी बीमारी की खोज नहीं की गई है। वैज्ञानिकों ने इस रोग के प्रबंधन के जो कार्य हैं वो शुरू कर दिए हैं। वह जल्द से जल्द आनुवांशिक स्तर पर प्रतिरोध स्रोत को खोजने की कोशिश भी करेंगे। पौधों में नई बीमारी को मान्यता देने वाले अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी USA के द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित जर्नल प्लांट डिजीज में वैज्ञानिकों की इस नई बीमारी की रिपोर्ट को प्रथम शोध रिपोर्ट के रूप में जर्नल्स में स्वीकार कर मान्यता भी दी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक दुनिया में इस बीमारी की खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों ने बाजरे में स्टेम रोग बीमारियों पर शोध रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान ने मान्यता प्रदान करते हुए अपने जर्नल्स के अंदर प्रकाशन के लिए स्वीकार भी किया है। इसके बाद हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 1/3 तक घट सकता है NCR का हिस्सा। नई योजना का असर सबसे ज़्यादा हरियाणा पर पड़ेगा। इस नई योजना का तो कौन से ज़िले NCR की सीमा से बाहर हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं करनाल और जींद। ये 2 ज़िले NCR से बाहर हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के शहबाज अहमद का IPL 2020 विश्व कप में नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ है? तो ये हुआ है मेवात के रहने वाले शहबाज अहमद का। हरियाणा के मेवात जिले के सिकरावा गांव की गलियों में खेलकर भारतीय टीम तक सफ़र तय करने वाले शहबाज अहमद का IPL 2020 विश्व कप में नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ है। सिकरावा गांव ही नहीं बल्कि पूरे मेवात को इस लाडले पर गर्व है। जिस तरह शहबाज अहमद ने रणजी ट्रॉफी 2019 में सबसे उम्दा प्रदर्शन किया था और हाल ही में हुए 2020 मैचों में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे युवा शहबाज अहमद को BCCI भारतीय भविष्य क्रिकेटर जो है वो मानकर चल रही हैं। तो ये भविष्य में काफ़ी अच्छे इस क्रिकेटर के अंदर उभर कर आ सकते हैं। इसके बाद है ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला जो विश्वविद्यालय है वो बना है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। HAU ट्रैक्टर बनाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया है कि ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 16.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इस बैटरी को 9 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। यह ट्रैक्टर 16.2 किलोवाट की बैटरी से चलता है और डीजल ट्रैक्टर की तुलना में इसकी संचालन लागत बहुत ही कम है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि यह ट्रैक्टर 23.17 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। वह 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। इसके बाद है किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो प्रमाण है वो प्रदान किया है। यह प्रमाणन यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए दिया गया है। 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्टेशनों द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों को ये दर्शाता है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ईट राइट इंडिया आंदोलन का ही हिस्सा है। ये सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सतत भोजन सुनिश्चित करने के लिए व खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए FSSAI यानी कि फसाई के द्वारा किया गया एक बड़े पैमाने पर प्रयास है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का 5वां स्टेशन बन गया है। इस प्रमाणीकरण के साथ अन्य स्टेशन भी शामिल हैं, जैसे दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे, मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मुंबई में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और वडोदरा के अंदर वडोदरा रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा पौधा स्वास्थ्य क्लिनिक व पत्ती टिश्यू विश्लेषण प्रयोगशाला पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है?
तो ये दिया जा रहा है 50% का अनुदान। हरियाणा सरकार का पौधा स्वास्थ्य क्लिनिक व पत्ती टिश्यू विश्लेषण प्रयोगशाला पर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस पर आवेदन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर अपनी भूमि व फसल का जो पंजीकरण है वो करवाना होता है। इसके बाद है पिहोवा की किस गांव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना को तैयार किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है श्योनसर गांव को। पिहोवा के गांव श्योनसर के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इस गांव के अंदर 11,000 एकड़ भूमि पर जंगल फैला हुआ है। इस जंगल में विलुप्त प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा बनाने के साथ साथ वन्य जीव जैसे हाथी, भालू, हिरण, लंगूर, बंदर सहित अन्य प्रजातियों का घर बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इस योजना को हरियाणा संस्कृति धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से भी तैयार किया जाएगा। इसके बाद है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हरियाणा में कितने किलोमीटर का हिस्सा होगा। तो ये हिस्सा होगा 24 किलोमीटर का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भविष्य में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी जुड़ेगा। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के दयानपुर गांव के समीप यमुना एक्सप्रेसवे से भी मिलेगा। दरअसल एक्सप्रेसवे के 32 किलोमीटर पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। 6 लेन की इस सड़क का 7 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में, वैसे 24 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हरियाणा के अंदर होगा। सड़क के लिए ज़मीन का जो अधिग्रहण है उसकी प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। इसके बाद है हाल ही में स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है श्री अनिल विज के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि आमजन के हित के लिए लोगों को अस्पतालों में लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से मरीज प्रदेश के किसी भी नागरिक अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में किसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि हरियाणा राज्य के नंबरदारों एवं उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा श्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की है कि राज्य के नंबरदार एवं उसके परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष कैशलेस इलाज करवाया जा सकता है। इसके बाद हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है मंडारू दंत्रादेव को। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर SK गक्कड़ ने बताया है कि राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी में जलघर की आधारशिला, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाइब्रेरी के गेट व उनके चित्र का अनावरण भी किया है। इसके अलावा साराभाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन तथा राष्ट्रीय ध्वज स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण करने के बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ भी किया है। इसके बाद है इस साल के सितंबर माह तक के आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो ये है रोहतक जिला। हरियाणा में लिंग अनुपात के अंदर लगातार सुधार हो रहा है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के समय वर्ष 2015 में प्रदेश में लिंग अनुपात 871 था। वर्ष 2019 में यह बढ़कर 1000 लड़कों पर 923 हो गया। वर्ष 2020 में भी यही आंकड़ा बना रहा। वर्तमान समय में प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 906 है। इसके बाद है रेड क्रॉस अवार्ड के लिए हरियाणा के किस संस्थान का चयन हुआ है। तो ये हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की ओर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 व 2021 के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा व सेंट जॉन एम्बुलेंस की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए विश्वविद्यालय की यूथ रेड क्रॉस शील्ड हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और यूथ रेड क्रॉस अवार्ड विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश चहल को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है। तो ये की गई है अंबाला के अंदर। गृह मंत्री अनिल विज ने झील में 200 तरह की मछलियां छोड़ते हुए यहां चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है। यह मछलियां मत्स्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी।
इस झील के अंदर नेचुरल फीड मछलियों के लिए उपलब्ध है और भविष्य में ऐसे पौधे झील के अंदर लगाए जाएंगे जिससे मछलियों को फीड भी मिलेगी। 29 करोड़ रुपए की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क को नया रूप भी यहाँ पर दिया गया है। इस पार्क की झील में आकर्षक वाटर फाउंटेन भी लगे हुए हैं। इसके बाद है हरियाणा सरकार उत्तराखंड को आर्थिक मदद के रूप में कितने रुपए देगी? तो ये देगी 5 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई लगातार तेज बारिश के कारण कई नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं। कई जगह भूस्खलन के कारण जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगह बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तराखंड में हुए नुकसान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके बाद है कृषि में नव परिवर्तन के लिए किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हरियाणा को। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए हर जिले में कौन सा जो सेंटर है वो खोलने का फैसला किया है? तो ये फैसला लिया गया है कृषि अदालत खोलने का फैसला। अब हरियाणा सरकार की योजना हर जिले में कृषि अदालतें खोलने का है। इन अदालतों में किसानों व खेती से जुड़े मामलों का हल किया जाएगा। कृषि अदालतें खुलने के बाद इनमें भुगतान में देरी, मुआवजा समय से नहीं मिल पाना तथा फसल बीमा कंपनियों की कथित मनमानी समेत तमाम तरह के विवादों को चुनौती दी जा सकेगी। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राज्य में शहद व्यापार केंद्र बनाने की भी योजना तैयार की है। वाह सरकार को तो बस पैसे बनाने के लिए सेंटर खोलने हैं। देखो यहाँ पे सीधी सीधी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सरकार पैसे बनाना चाहती है। किसानों को उलझाओ, उन्हें किसी न किसी चीज़ में उलझा के उनसे पैसे बनाओ, वो अदालत में आएंगे, वकील करेंगे, पैसे लगाएंगे और उनका काम तो भाड़े में गया, बस उसमें अदालत में चक्कर काटते रहो। अरे सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करे, लोगों को अदालतों में चक्कर काटने की ज़रूरत ही ना हो, ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए। खैर भाई हम क्या कर सकते हैं, चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ढोसी पर्वत को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नारनौल में ढोसी पर्वत को जल्द ही तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थयात्री यहाँ आसानी से पहुँच सकें, इसके लिए सड़क मार्ग भी बनाया जाएगा। सड़क बनने के बाद यहाँ पर अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने थाना तथा कुलताजपुर गांव के विकास के लिए पंचायत विभाग से 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने पर्वत के साथ सटे राजस्थान के गांव ढोसी के विकास के लिए भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के तहत 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके बाद है देश भर में स्तन कैंसर के मामलों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा स्थान। स्तन कैंसर के मामले 5 वर्ष पहले तक 40 से 60 तक की महिलाओं में देखने को मिलते थे, लेकिन अब कुंवारी लड़कियों में भी इनकी जड़ें आती जा रही हैं। खासकर ऐसी लड़कियां जिनकी शादी 30 वर्ष तक नहीं होती है। देश भर में स्तन कैंसर के मामलों में प्रदेश टॉप 5 राज्यों के अंदर आ चुका है, जिसमें हरियाणा का तीसरा स्थान है। सबसे अधिक स्तन कैंसर के मामले केरल के अंदर है। प्रदेश के एकमात्र क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रोहतक पीजीआई में स्तन कैंसर के हर सप्ताह 20 से 25 नए केस आ रहे हैं, जिसके अनुसार साल में अकेले स्तन कैंसर से प्रदेश की करीब 1000 से 1200 महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की शिक्षित हरियाणा परियोजना को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रोलिक्स पावर कॉरपोरेशन के द्वारा समर्थित फरीदाबाद की शिक्षित हरियाणा परियोजना को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 प्रबंधन हेतु फरीदाबाद को देश में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा फरीदाबाद की शिक्षित हरियाणा परियोजना को सभी सहयोगी पार्टनर्स की उपस्थिति में हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया। NHPC के द्वारा CSR के अंतर्गत समर्थित फरीदाबाद की शिक्षित हरियाणा परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के द्वारा बेस्ट ITC प्रोग्राम के लिए भी चुना गया है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा में किस आयोग को भंग कर दिया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा किसान आयोग को। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा में पूर्व कांग्रेस हुड्डा शासन के दौरान गठित किसान आयोग का किसान कल्याण प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है। साथ ही राज्य किसान आयोग को भी भंग कर दिया गया है।
इस संबंध में प्रदेश के राज्यपाल की ओर से इस फैसले को मंजूरी दी जाने के बाद कृषि विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हरियाणा में किसान आयोग का गठन वर्तमान में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इसके बजाय हरियाणा के 21 जिले की सविता ने हाल ही में हिमाचल में स्थित माउंट फ्रेंडशिप्स चोटी पर फतह हासिल की है। तो ये की गई है रोहतक की रहने वाली सविता ने हाल ही में हिमाचल में स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी, जिसकी ऊंचाई 5285 मीटर है, इस पर फतह हासिल की है। रोहतक में जन्म रही सविता मलिक के पिता राजपाल सिंह आर्मी की मेडिकल कोर में थे। वे फिलहाल रिटायर होकर लुधियाना के अंदर नौकरी कर रहे हैं। सविता जब मात्र 19 साल की थी तो उनकी मां का देहांत भी हो गया था। सविता को बचपन से ही वन्य जीवन और जंगलों के बारे में जानने का बहुत शौक था। इस दौरान उन्हें बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ने और जानने का अवसर मिला। उन्होंने 2014 में उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग्स में बेसिक कोर्स किया और 2017 में एडवांस कोर्स पूरा किया। इसके बाद है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणा की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है छोरियां छोरों से कम नहीं होती, ये अवार्ड दिया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर आयोजित किया गया। बॉलीवुड कलाकारों को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से सम्मानित किया गया। साउथ फिल्म स्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। निकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्टैंडिंग ओवेशन जो है उसका अवार्ड मिला। निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता साजिद नाडियावाल ने छिछोरे के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ फिल्मों की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें अवार्ड मिले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म की बात करें तो छोरियां छोरों से कम नहीं, जो मैंने बता दिया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ जो फिल्म है वो यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में आई हैं हरियाणा की, तो छोरा छोरे से कम नहीं है। तो अदर जो स्टेट की हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूलन द भूल भुलैया ये है। तेलुगु की बात करें तो जर्सी है। तमिल की बात करें तो असुरनी। पंजाब की करें तो रब द रेडियो 2। और उड़िया की बात करें तो साला बुद्धर बदला और कलीरा अतीता। और मणिपुर की बात करें तो ईगी कोना। मलयालम की करें तो कल्लानाटम। और मराठी की करें तो बा। और सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म की बात करें तो काजरो। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म की बात करें तो अक्षय। हिंदी फिल्म छिछोरे। बंगाली फिल्म गुमनामी। और असमिया की बात करें तो रोनुआ हु नेवर सरेंडर। तो ये कुछ फिल्में हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में हर तरह का सुरक्षा कवच बनाने वाले देश के पहले संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक के अंदर। भारतीय सेना और दूसरे शस्त्र बलों के लिए रोहतक में बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर, पख्तरबंद और माइनस प्रूफ गाड़ियां भी बनेंगी। यह देश का पहला संयंत्र होगा जहां हर तरह का सुरक्षा कवच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टेक्नोलॉजी पर बनाया जाएगा। मिश्र धातु निगम के इस संयंत्र का उद्घाटन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर के अंदर करेंगे। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के निवासी महेश कुमार ने 17,000 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया गया है हिसार के रहने वाले महेश ने। गांव आर्यनगर के 22 वर्षीय महेश कुमार ने हिमाचल के मनाली में स्थित 17,346 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया है। महेश कुमार फिलहाल जीजेयू में एमएससी की पढ़ाई कर रहा है। महेश के पिता दानाराम गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं। महेश ने 19 अक्टूबर को 26 पर्वतारोहियों के साथ सफ़र की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने 17,346 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी पर पहुंचने के लिए हाड़ कपा देने वाली ठंड -15 डिग्री तापमान और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवा से भी मुकाबला किया। इसके बाद हरियाणा में कब से डिजिटली राजस्व रिकॉर्ड रूम की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी 15 नवंबर 2021 से। हरियाणा का राजस्व रिकॉर्ड 15 अक्टूबर तक डिजिटली हो जाएगा। राजस्व विभाग के पास 1870 से भी पुराने दस्तावेजों की भरमार है। प्रदेश सरकार राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तरफ से तेजी से बढ़ रही है। यह काम
वित्तायुक्त संजीव कौशल की देखरेख के अंदर किया जाएगा। संजीव कौशल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीतने वाले पानीपत के गांव खंडरा निवासी भारतीय थल सेना के सूबेदार नीरज चोपड़ा को भारत सरकार के द्वारा खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा के अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया, कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज लवनीना बोरगोहेन, हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश। इसके अलावा महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, दिग्गज फुटबॉल सुनील छेत्री इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले देश के पहले फुटबॉलर भी बने हैं। इसके अलावा निशानेबाज अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत। इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी डिटेल्स PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने इनके बारे में और भी आपको थोड़ा डिटेल से बता रखा है, अगर आप ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो। इसके बाद है किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है वंदना कटारिया, भवानी देवी व सिमरनजीत कौर का नाम। महिला हॉकी टीम की सदस्यों वंदना कटारिया और मोनिका ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी, मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, पहलवान दीपक पूनिया, पिस्टल निशानेबाज अभिषेक वर्मा, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल, महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना के नाम की सिफारिश भी अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रुपए की इनामी जो राशि है और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है राधा कृष्ण नायर, TP ओसिफ व संदीप सांगवान को। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के दिनेश बाना का BCCI अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है? तो ये किया गया है हिसार के रहने वाले दिनेश बाना का। हिसार के दिनेश बाना का चयन 2 नवंबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर प्रस्तावित BCCI अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के अंदर हुआ है। दिनेश ने मीनू माकन ट्रॉफी में 5 मैचों में 3 अर्धशतक लगाए हैं और उनका औसत 90 का था। उसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन अंडर 19 इंडिया B टीम के अंदर किया गया। इसके अलावा सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी मंजीत सिवाज का चयन हरियाणा सीनियर वुमेन टीम में व आशीर्वाद शर्मा और अंश ठकराल अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी और पदुमन BCCI अंडर 25 CK नायडू ट्रॉफी के कैंप के लिए चुने गए हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन किस तीर्थ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर। इसके बाद हरियाणा की किस मिल को गन्ना विकास में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कैथल की मिल को। कैथल मिल को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना विकास में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। कैथल सहकारी चीनी मिल को यह पुरस्कार 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम के अंदर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय शुगर संस्थान पुणे में आयोजित कार्यक्रम में मिल को हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ मिल के प्रथम पुरस्कार से भी नवाजा गया। मिल के गन्ना क्षेत्र में अगेती किस्म के गन्ने की प्रतिशतता जो वर्ष 2011 में 2% थी, अब वह बढ़कर 96% से भी ऊपर पहुंच गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद देश में पहली बार फसलों पर ड्रोन से खाद का स्प्रे किया जाएगा। इसकी शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की जाएगी? तो ये की जाएगी हरियाणा के करनाल जिले से। देश में पहली बार अब खेतों में खड़ी फसलों को ड्रोन से खाद दी जाएगी। इसकी शुरुआत हरियाणा के करनाल से हो रही है। इसमें इफ्को की ओर से विश्व में पहली बार निर्मित तरल उर्वरक नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। तो नैनो यूरिया के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जिसके अंदर जो यूरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बारीक यूरिया होता है और इसे जड़ों में नहीं दिया जाता है बल्कि पौधों के पत्तों पर उसका छिड़काव किया जाता है और उसका असर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है जो सामान्य यूरिया होता है उससे। सामान्य यूरिया जड़ों में जाता है, उसमें कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ जड़ों के अंदर पहुंच पाता है, लेकिन नैनो यूरिया के अंदर जो छिड़काव होता है वो डायरेक्ट पत्तों पर होता है और वो डायरेक्ट पत्तों से पौधे के अंदर सोख लिया जाता है, जिस वजह से उसकी जो प्रजनन क्षमता नहीं, उसकी जो उगने की क्षमता होती है और जो बीज देने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो उर्वरक क्षमता जो है
उसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी तेज़ रफ्तार से हमें जो फसल है वो देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन। इसके बाद है हरियाणा से राजस्थान बॉर्डर तक कितने करोड़ रुपए में स्टेट हाईवे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 185 करोड़ रुपए में जो स्टेट हाईवे है वो बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रतिया विधानसभा के गांव ब्राह्मणवाड़ा पंजाब बॉर्डर से राजस्थान बॉर्डर तक स्टेट हाईवे मंजूर किया है। यह स्टेट हाईवे फतेहाबाद के विभिन्न गांवों से गुजरते हुए राजस्थान बॉर्डर तक होगा। इस स्टेट हाईवे के निर्माण पर 185 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत आएगी। यह स्टेट हाईवे गांव ब्राह्मणवाला, रेंझावाली, रतनगढ़, रतिया शहर, हमजापुर, फतेहाबाद, ढींगसरा, भट्टू, रामसरा होते हुए राजस्थान बॉर्डर तक जाएगा। इसके बाद है हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 50। केंद्र सरकार ने 5 वकीलों JS बेदी, पंकज जैन, विकास सूरी, विनोद शर्मा भारद्वाज और संदीप मोदगिल के नामों को हाई कोर्ट के जज के लिए मंजूरी दे दी है। इन नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या अब 50 तक पहुंच गई है। इसके बाद है हिसार जिले में बुजुर्गों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केयर वेल ऐप। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं को जानकारी लेने व उनमें आवेदन करने के लिए अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन खुद उनके घर तक आएगा और उनकी तमाम जानकारियों का डेटा तैयार करके एक ऐप में दर्ज करेगा। इस ऐप के जरिए बुजुर्गों की स्वास्थ्य से लेकर तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं हैं वो खुद ही प्रशासन उपलब्ध करवा देगा। इसके बजाय हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के 2 विद्यार्थियों को जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। टोक्यो यूनिवर्सिटी के कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा साक्षी और कृषि महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र वत्सल्स को यह अवार्ड दिए गए हैं। यह अवार्ड दोनों विद्यार्थियों ने हाल ही में सेंटर फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जापान की ओर आयोजित किए गए 20वें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मेलन के दौरान हासिल किए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मेलन में 24 देशों के 55 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया है विजेंद्र सिंह ने। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह गांव दिनोद के खेल स्टेडियम में 40 किलो के युवक को 100 मीटर दौड़ 45 सेकंड में पूरी कर तथा 1 मिनट 15 सेकंड में दांतों से उठाकर 250 मीटर की दौड़ लगाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है तथा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके बाद हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत। हरियाणा में अब सांसद विधायकों की तर्ज पर अफसरों को भी गांव गोद लेने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा दिवस पर ग्राम पंचायत संरक्षक योजना लॉन्च करेगी। गोद लिए गांवों में संबंधित अफसर न केवल विकास की परियोजनाएं तैयार करेंगे बल्कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद हरियाणा के किस शहर में मैन पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है प्रतापगढ़ के अंदर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतापगढ़ में मैन पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया है। साथ ही भाखरी व अखनीर गांव में डाली जाने वाली सीवर लाइन्स का काम भी जो है उसका भी शुभारंभ किया। अमृत योजना के तहत 112 MLD क्षमता वाला मैन पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया जिस पर 32.75 करोड़ रुपए खर्च आया है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अफ्रीकी देशों के साथ किस मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है H2H मॉडल को अपनाने का निर्णय। हरियाणा और अफ्रीका एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीकी कॉमनवेल्थ सीरीज 1 में यह संकल्प लिया गया है। समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अफ्रीकी देशों के साथ H2H मॉडल यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट जो है उस पर काम किया जाएगा। भाईचारा बनाए रखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान करने, पारस्परिक संबंध बढ़ाने की दिशा में भी इस पर सहयोग किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने अफ्रीकी देशों के साथ हरियाणा अफ्रीका रिलेशंस टू इवन प्रोग्रेसिव फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है 12।
मुख्यमंत्री ने 12 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ विदेश सहयोग विभाग की तैयारी हरियाणा अफ्रीकी रिलेशंस टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट की हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चनों की ये वीडियो हमारे यहीं पर ख़त्म होती है। अब लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो कि इस महीने दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ, तो इन्हें भी अच्छे से आप एक बार दोहरा लीजिएगा। तो सबसे पहले अवार्ड का नाम, फिर वर्ष, फिर जिसे मिला है उसका नाम, और फिर वो किस ज़िले के रहने वाले हैं, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा। तो अच्छे से इन्हें आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो पहला अवार्ड है कि संस्कृत साहित्य जो अलंकार है 2020 का, वो प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह को मिला है जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यही अवार्ड 2019 के लिए प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र को मिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला जो अवार्ड है वो है संस्कृत गौरव सम्मान अवार्ड जो कि 2020 के लिए कैप्टन राम भगत को दिया गया है जो महेंद्रगढ़ जिले के हैं, और 2019 का ये सम्मान प्रोफेसर सुधीकांत भारद्वाज को मिला है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इसके बाद है महर्षि वेदव्यास सम्मान जो 2020 के लिए डॉक्टर जय भवान शर्मा को मिला है जो कि झज्जर के रहने वाले हैं, और जो 2019 का अवार्ड है वो डॉक्टर राधे श्याम शर्मा के द्वारा को दिया गया है जो कि करनाल जिले के रहने वाले हैं। इसी तरह से पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य जो सम्मान है ये 2020 के लिए आचार्य देवेंद्र कुमार को दिया गया है जो कि सोनीपत से संबंध रखते हैं, और यही अवार्ड 2019 के लिए आचार्य हिमांशुधर को मिला है जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जो सम्मान है 2020 के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार को मिला है जो गोहाना से संबंध रखते हैं, और यही अवार्ड 2019 के लिए डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश को मिला है जो कि गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। इसके बाद आचार्य स्थावगुण दत्त जो सम्मान है ये 2020 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा को मिला है जो यमुनानगर से हैं, और यही सम्मान 2019 के लिए डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी को मिला है जो कि पंचकुला से हैं। इसके बाद है महर्षि विश्वामित्र सम्मान जो कि 2020 के लिए है, वो डॉक्टर देवी सिंह को मिला है जो जीरकपुर से हैं, और यही अवार्ड 2019 के लिए डॉक्टर सुधीर कुमार को मिला है जो कि पंचकुला से हैं। इसके बाद बात आती है महाकवि बाणभट्ट सम्मान की, तो 2020 के लिए ये सुशील कुमार शास्त्री को दिया गया है जो कि हिसार से हैं, और यही सम्मान 2019 के लिए डॉक्टर सुधीर कुमार आर्य को दिया गया है जो कि दिल्ली से हैं। इसके बाद गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान है ये 2020 के लिए आचार्य सीमा रानी को दिया गया है जो कुरुक्षेत्र से हैं, और यही सम्मान 2019 के लिए आचार्य हरिदत्त को दिया गया है जो कि रोहतक से हैं। इसके बाद विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य जो सम्मान है ये सिर्फ 2019 के लिए कुसुम लता को दिया गया है जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं। इसके बाद है विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान जो कि 2020 के लिए डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र को दिया गया है जो अम्बाला से संबंध रखते हैं, और यही सम्मान 2019 के लिए डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री को दिया गया है जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान की, तो ये 2020 के लिए रति राम संस्कृत महाविद्यालय को दिया गया है। ये सम्मान महाविद्यालय को दिया गया है जो कि जींद के अंदर है, और यही सम्मान 2019 के लिए भगवती आर्य व कन्या गुरुकुल जसात को दिया गया है जो कि गुरुग्राम के अंदर है। तो ये कुछ अवार्ड थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें भी मैंने आपको साथ साथ करवा ही दिया है। अगर आप हमारी इस पीडीएफ को डिटेल में दोहराना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने उसका जो व्हाट्सअप नंबर है वो दे रखे हैं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है या डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे आपको वीडियो मिल सके, और इस महीने आपको हर 10 दिन के बाद भी वीडियो मिलती रहेंगी। खैर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।